हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो पाइसिस साइन वालों के लिए है, विच मीन्स मीन राशि, जो कि हमारे ज़ोडिएक सीरीज़ का जो है न्यू चैप्टर ज़ोडिएक सीरीज़ का लास्ट साइन है पाइसिस। ओके, सो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि मीन राशि वाले आप लोगों की ज़िंदगी का जो न्यू चैप्टर है वो किस सब्जेक्ट के हवाले से शुरू होने वाला है, किस से रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट न्यू चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आपके लिए स्पेशल गाइडेंस के साथ साथ आप लोगों के लिए जो है हम टाइम प्रेडिक्शन भी निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको ये रीडिंग रेजोनेट करना है मीन राशि वालों, मैं यहाँ पे एक जनरल सिचुएशन की बात करूँगी, आपको उससे रेजोनेट करके देखना है। अगर 60% भी ये रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी कहला जाएगी, राइट। सेकंड थिंग गाइस, मीन राशि के साथ साथ अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में कहीं भी मीन राशि का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। अगेन आपको जो है रेजोनेट करके देखना पड़ेगा। एंड जो लोग यहाँ मीन राशि वाले नहीं हैं और मीन राशि से उनका लेना देना नहीं है, स्टिल वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं, बिकॉज अगर जनरल सिचुएशन अगर आप लोगों से मैच कर जाता है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें आपके लिए हो सकती है। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये सबके लिए है रीडिंग, मैरिड्स अनमैरिड्स, हर तरह के जेंडर्स के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए, हर लोगों के लिए ये रीडिंग्स हैं। सो आपको उतना ही लेना है जितना ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को जो है ना रेजोनेट करते हुए करना है ये चीज़ें और करके देखना है। ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ 60% रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपकी। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मेरे चैनल को विजिट कीजिए। न्यू व्यूअर्स को बहुत जो न्यू व्यूअर्स हैं यहाँ पे, उन लोगों का जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्या बोलने वाली हूँ मैं, हाँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे, उन लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे। ओके, लेट्स सी, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, वहाँ पे हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन। Let's see. Give me a one card universe, please. Okay, we have the Chariot number 7. Okay, 5 of Cups number 5. One more card please. Okay, so we have Knight of Sword. ठीक है, बॉटम से डेक से है डेथ कार्ड। ओके, सो आपकी जनरल सिचुएशन, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, मेरे व्यूअर्स, जो आप लोगों की जनरल सिचुएशन है वो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि आप लोग जो है ना, इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स है जो मीन राशि वाले हैं, उनकी जनरल सिचुएशन ऐसी है कि आप मुझे मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। कभी आप कुछ होते हैं तो कभी आप कुछ होते हैं। आज आप सोचते हैं सब अच्छा होगा मेरे साथ, कल आप मायूस हो जाते हैं। परसों आप फिर से अपने अंदर स्ट्रेंथ जगाते हैं और सोचते हैं कि नहीं आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और फिर नरसों फिर से आप सब कुछ हार के मायूस होकर बैठ जाते हैं। कभी आपका बिहेवियर कुछ होता है, कभी आपका बिहेवियर खुद के प्रति, ठीक है, कभी आपका बिहेवियर खुद के प्रति कुछ और होता है, कभी आपका बिहेवियर खुद के प्रति कुछ और होता है। ओके, लेकिन इन सब सिचुएशंस में आप एक मिडल वे है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो ये है कि आपके सामने 5 चीज़ों में से 2 चीज़ प्रेजेंट नहीं है, आप वो देख रहे हैं, बट जो बाकी की 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं आप वो नहीं देख रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो प्रेजेंट है उसको अप्रिशिएट करके उसको आगे बढ़ाने के बजाय आप उसे देख रहे हैं जो नहीं है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जो है स्टडी में फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप लोग स्टडी में जो है ना वकील बनना चाहते थे, आप चाहते थे हम बहुत बड़े लॉयर बने और जो है ना हम क्या कहते हैं
लॉयर बन, चल वकील को छोड़ो हाँ चलो वकील ही ले लेते हैं। हम बहुत बड़े लॉयर बने, कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में बैठे केस लड़े, आप ये बनना चाहते थे। बट आप बन के आप बने एक सोशियोलॉजिस्ट टाइप के इंसान। हालांकि वकालत के कंपैरिजन में वो शायद सोशियोलॉजिस्ट भी बहुत बड़ा होता है। मैं वो कह रही हूँ जैसे एक समाज और जो एनजीओ चलाने वाले होते हैं ना, आप उसके मैनेजर बने, ठीक है। हालांकि वकालत के कंपैरिजन में जो है जो एनजीओ चलाने वाला बंदा है वो शायद थोड़ा कम होगा, एजुकेशन वाइज मैं बात कर रही हूँ। लेकिन फिर अब आपने उसमें भी बहुत मेहनत करी होगी, है ना। जैसे एक दो इंसान ने जो है एनजीओ चलाने में भी बहुत मेहनत करी, एनजीओ का मैनेजर बनने में भी बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मन में वो कीड़ा रह गया कि मुझे तो वकील बनना था। अब आगे जाके आप वकील लोगों को देखेंगे तो आपके अंदर का एकदम से जो दिल से वो होता है ना बंदा, वो जाग जाता है कि यार मुझे तो वकील बनना था, कहाँ मैं ये बन के रह गया। तो यहाँ पे क्या है ना, आप वो देख रहे हैं जो आप नहीं हैं, लेकिन अब वो नहीं देख रहे जो आप हैं, और उसी में ही आप कितना आगे कर बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, कितना लोगों की मदद कर रहे हैं। आप वो चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि मुझे एलएलबी करना था। समझ में आई ना। मैं आप कर थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को इस मेरे जो मैंने अभी जो स्टोरी बोली एग्जाम्पल के तौर पे, उस सिचुएशन को जो है उसमें ढालने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो है उसे नहीं बढ़ा रहे हैं, जो नहीं है उसको देख देख के जो है आहें सी भर रहे हैं कि ये नहीं था मेरे, ये नहीं मिला। सो मैंने कहा ना कि कभी आप तो होती है आपकी एनर्जी कि ना मुझे ये चाहिए था पर मेरे पास ये है, पर मुझे तो वो चाहिए था, उसकी आहें भरना। फिर तो उस टाइम ना कभी, लेकिन अगले ही दिन आप सोचते हैं कि नहीं जो है उसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर परसों फिर से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, नरसों फिर आपकी एनर्जी ठीक हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, मैनिपुलेशंस, इस तरह के जो है आप लोगों का मुझे बिहेवियर दिखाई दे रहा है, और उन सब चीज़ों के चलते आपके साथ होता है एक अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। आप एक अग्रेसिव बिहेवियर में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अग्रेसिव बिहेवियर का मतलब जब आपकी एनर्जी लो होती है तब आपके अंदर एक अग्रेसिव बिहेवियर जग जाता है, और जब आपकी एनर्जीज हाई होती है तब आप एक अच्छे मूड में होते हैं। मतलब जब आपकी एनर्जीज हाई होती है और आप उस दिन का वो सारे अपने वर्क्स कर लेते हैं जो आपके करियर प्रोफेशन से रिलेट करता है, ये कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, ये जो भी वर्क है आपका, जो भी ख्वाब है उससे रिलेट करता है। अगर उससे रिलेट आपने आज के दिन वो काम करा है तो आप जो है ना, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहती है, आप खुश रहते हैं और उस दिन आप सबके साथ भी अच्छे से पेश आते हैं। बट इन केस अगर जब आप वही अपने वर्क से रिलेटेड काम नहीं कर पाते और एनर्जी को लो महसूस करते हैं, उसी के चलते आप लोगों का बहस हो जाता है, लोगों से, घर वालों से भी बहस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह का सिचुएशन आप लोगों का दिखाई दे रहा है। सो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मीन राशि वालों, अगर आप लोग ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। सो देखते हैं न्यू चैप्टर जो है ना आपके किस बात के हवाले से जो है शुरू होने वाला है। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी। न्यू चैप्टर के लिए देखते हैं हम, न्यू चैप्टर के लिए देखते हैं। इसके लिए बताइए न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर मीन राशि वालों के लिए बताइए क्लैरिफाई करते हुए। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स। न्यू चैप्टर क्लैरिफाई करते हुए 5 ऑफ कप्स को, 9 ऑफ वॉन्ड। न्यू चैप्टर क्लैरिफाई करते हुए 9 ऑफ वॉन्ड सॉर्ड्स को, 9 ऑफ कप्स। बॉटम से डेक से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो न्यू चैप्टर का किस हवाले से शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं न्यू चैप्टर में आपके अगर ये डामाडोल वाली जो ज़िंदगी चल रही थी ना पहले, तो वो सही रास्ते पर आएगी। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग देखो बॉटम से डेक से भी 2 ऑफ पेंटिकल है, जो मैंने अभी बताया भी था कि आप लोग ना थोड़े से इधर कभी सही मूड स्विंग्स में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपकी मूड स्विंग की एनर्जी जो है बैलेंस मारती हुई दिखाई दे रही है, और वो जो बैलेंस क्यों होगी, क्योंकि आप अपने एक पलड़े को भारी
जो भारी पलड़ा होगा उसकी तरफ हो जाएंगे। अभी क्या है ना, आप तराजू की तरह हो रहे हैं, कभी ये पलड़ा भारी हो रहा है तो कभी कभी लगता है ये चाहिए, कभी लगता है नहीं वो चाहिए, कभी लगता है ये नहीं करना, कभी लगता है वो नहीं करना। ठीक है, ये तरीके से कभी लो एनर्जी कभी हाई एनर्जी, कभी लो एनर्जी कभी हाई एनर्जी। तो आप लोग जो है ना इस चीज़ में सफ़र कर रहे होंगे, तो जो कि भी मैंने अभी सिचुएशंस में बोला भी था। सो अब आपके साथ क्या होगा गाइस, अब आपके साथ ये होगा कि आप जो है ना न्यू चैप्टर में, जो आपकी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर शुरू होगा, वो होगा कि आपका जो तराजू रूपी पलड़ा बने हुए हैं ना, इधर उधर झूल रहे हैं, अब आपका एक पलड़ा भारी हो जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सा पलड़ा भारी है, तराजू का कौन सा पलड़ा भारी है, और आप उसी की तरफ ही अपने डिसीजंस लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगी क्लैरिटी न्यू चैप्टर में। सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि मुझे किस साइड रहना है। आपकी जो डामाडोल वाली ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी, और मुझे 90% लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें जो है प्रोफेशनली रिलेटेड दिखाई दे रही है ना, 90% लोगों के लिए। बाकी 10% ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या अदर सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पलड़ा भारी होगा ना वो पॉजिटिव साइड होगा। पॉजिटिव साइड एज इन कि जो आपका ख्वाब था उसे पूरा करने का पलड़ा भारी होगा। मतलब कि ख्वाब पूरा करने में भी ना इंसान डामाडोल होता है, कभी लगता है ख्वाब के ऊपर मेहनत कर दे, कभी लगता है कि कुछ नहीं होगा, जाने दे, जो लाइफ है उसे जीते रहे, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीते रहे। ठीक है, कभी यूँ लगता है कि आगे जाके सब सही हो जाता है, अपनी ज़िंदगी जीते रहे। लेकिन कभी लगता है कि नहीं, ख्वाब कुछ बन के दिखाना है, अपने ख्वाब पे वर्क करना है, जो आपका ख्वाब है। देखो इंसान हर बंदा ख्वाब देखता है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी से शादी करने से रिलेटेड हो। ओके, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल ख्वाब किस किस के होते हैं, हर किसी के भी नहीं होते, लेकिन मुकम्मल उनके होते हैं जो मेहनत करता है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड। जो मेहनत करता है, जो स्टैंड लेता है, जो खुद को समझता है, खुद की रेस्पेक्ट करता है, खुद के वक्त की रेस्पेक्ट करता है, वो ही अपनी ख्वाब को मुकम्मल करता है ना। ख्वाब सब बंदे देखते हैं, लेकिन जो खुद के लिए लड़ लेता है, इवन दो घर वालों से तक से लड़ लेता है, अगर घर वाले भी साथ नहीं दे रहे तो अपनों तक से लड़ जाता है, तो उन्हीं के ही ख्वाब मुकम्मल होते हैं, उन्हीं के ही जो सपने हैं वो पूरे होते हैं, ड्रीम कम ट्रू उन्हीं के साथ ही होता है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो पलड़ा भारी होगा वो ख्वाब पूरे करने पर होगा। आप लोगों को लगेगा कि जो आप ना उन न्यू चैप्टर में उन सारे पॉइंट्स, उन सारे ऑप्शंस से डील करेंगे जो आपके ख्वाब में रुकावट बने हुए थे, जो आपके ख्वाब में रुकावट बने हुए थे, आप मुझे उन सब चीज़ों से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपका माइंडसेट इतना सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका माइंड जो है वो इतना सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मुझे एक्शन में करना क्या है। तो न्यू चैप्टर में मुझे यहाँ पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ निकल के नहीं आई जैसे पर्टिकुलर करियर ही है, पर्टिकुलर लव लाइफ ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्यू चैप्टर में ना सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मिलेगी क्लैरिटी कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, और उस क्लैरिटी में उनकी जो साइड जाएगी वो पॉजिटिव साइड जाएगी कि अपने ख्वाब के ऊपर काम करना है, और वो ख्वाब भी कौन सा होना चाहिए। मतलब कि अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ने पे ध्यान दें, अगर काम करना है, जॉब करना है तो फिर जॉब पर ही ध्यान दें, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर बिजनेस पर ही ध्यान दें। ठीक है, तो उन्हें एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। या फिर अगर कोई पर्सन को लेके यहाँ बात हो रही है कि मैं इस पर्सन को अपनाऊँ कि नहीं अपनाऊँ, तो यहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा कि अपनाने से क्या हो सकता है और ना अपनाने से क्या हो सकता है। जिसमें मेरे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा दिखाई देगा, फ़ायदा एज इन मतलब नो रॉन्ग में भी नहीं, जिसमें मेरे व्यूअर्स को ऐसे दिखाई देगा कि ये चीज़ करने से मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, ये अगर मैं कर लूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का अच्छा डिसीजन हो सकता है, एज़ कम्पेयर कि वो करने से तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। तो यहाँ पे आप इस तरीके के जो है डिसीजंस मेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि मुझे आपके डिस्कशंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने कुएँ से बाहर निकल के थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को लेके, और जो है ना डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे उनको मिलेगी क्लैरिटी। ओके, सो देखते हैं और देखेंगे यहाँ पे इसके हवाले से आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। ओके, हाँ, आज ना मैं एकदम से डायरेक्ट ही जो है रीडिंग करने बैठ गई तो डायरेक्ट रीडिंग करने से पता क्या होता है, रीडिंग करने बैठ गई ना मैं डायरेक्ट, तो क्या हुआ कि वो डायरेक्ट रीडिंग कर जाने से मैंने कार्ड्स भी ना अपने अलमारी से निकाले ही नहीं थे, तो मैंने एक टेक निकाला और रीडिंग करने बैठ गई। फिर मैं लाइन बाय लाइन निकाले जा रही हूँ उठ के चलो लेट्स सी सवाल के लिए। सो लेट्स सी। Okay, we have comparison,
वन मोर कार्ड प्लीज़। ये कार्ड तो हमेशा ओशो ज़ेन से निकल के आता है। मैं जब जब ओशो ज़ेन यूज़ करती हूँ तब तक ये कार्ड कभी या तो बॉटम ऑफ द डेक में होगा या कार्ड निकल के आ जाएगा। ओके, सो वी हैव गोइंग विद द फ्लो। गुड, वेरी नाइस एनर्जीज, वेरी नाइस एडवाइस। द ड्रीम, वाओ। अभी मैं आपको ख्वाब को ही बातें कर रही थी, अब देखो कार्ड भी आपके सामने निकल के आया बॉटम ऑफ द डेक से। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट एडवाइस है गाइस, वो इस हवाले से है कि आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो अपना कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये मैंने भी यही कोर्स किया था, उसने भी वही कोर्स किया था, पर वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ी या मैं नहीं बढ़ा। ऐसे कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप अपनी जगह है, वो इंसान अपनी जगह है। उसकी जितनी बुद्धि थी वो वहाँ पहुँच गया, आपकी जितनी बुद्धि है वो आप वहाँ पहुँचेंगे। आप ये जो देख रहे हैं अभी की सिचुएशन की, आप तो यहाँ पड़े हो, ऐसे नहीं देखना। आपकी जितनी बुद्धि है आप उतना वहाँ पहुँच जाएंगे। वो बंदा जहाँ डिज़र्व करता था वहाँ पे है, लेकिन आप जो डिज़र्व करते हो आप वहाँ पहुँचेंगे ना। आप पॉजिटिव में रहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको फिर ज़्यादा हाथ पैर अगर चलाएंगे ना, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कहते हैं ना कि चार नाव में अपने लिम्स को एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे ना, कि एक नाव में एक पैर, दूसरे नाव में दूसरा पैर, तीसरे नाव में एक हाथ, चौथी नाव में दूसरा हाथ, भाई गड़बड़ हो जाएगी, सीधा पानी में गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना चीज़ों की जल्दबाजी नहीं करनी है। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलिए। जो लाइफ में हो रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही है, पहले उससे डील कीजिए। जो चीज़ कल होने वाली है उससे कल ही डील कीजिएगा। जो कल होने वाली है उससे आज डील करने बैठेंगे तो जो आज है उससे कब डील करोगे? वो तो समय चीज़ें ख़राब कर गए ना। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोग जो है हाँ, ये लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखिए। पर आज जो है एग्ज़ाम तो 1 महीने के बाद है, लेकिन 2 दिन बाद आपका टेस्ट है, एक यूनिट टेस्ट है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 1 महीने बाद है, लेकिन टेस्ट आपका 2 दिन बाद है। तो अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना है, वेरी गुड। अगर आप में इतनी काबिलियत है कि आप टेस्ट और एग्ज़ाम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ लेके चल सकते हैं, तो वो आपकी काबिलियत है। लेकिन आपको प्रायोरिटी कहाँ देनी है इस वक्त? आपको प्रायोरिटी देनी है टेस्ट के ऊपर, क्योंकि टेस्ट आपका 2 दिन में होने वाला है। एग्ज़ाम होने में भी 1 महीना है। हालांकि 1 महीना भी बहुत कम है, एग्ज़ाम के लिए 1 महीना बहुत कम होता है, लेकिन टेस्ट तो आपके सर पे है। अब आप सोचेंगे नहीं, मैं तो एग्ज़ाम की ही तैयारी करूँगी, मतलब यह करूँगा तो अच्छा होगा ना। आप टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आज होनी थी ना वो आपने नहीं की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा सिलेबस पढ़ना था, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ें पढ़नी थी, आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना था। लेकिन क्या होगा, उस एग्ज़ाम की वजह से ना तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो इन 2 दिन में नहीं होने वाली। इन 2 दिन में आप अपने एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन कर नहीं देंगे। जो एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, आप 2 दिन में तो नहीं पूरा कर देंगे। लेकिन उन 2 दिन में आपने की एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट आपकी टेस्ट भी ख़राब हो गया। तो आपको कैसे लेके चलना है? आपको फ़्लो के साथ चलना है। जो चीज़ सामने है उससे पहले उससे डील कीजिए, जो चीज़ कल है उसे कल डील कर लीजिएगा। और आपके पास आज जो चीज़ सामने है उसे डील कीजिए। और आज आपके पास अगर वक्त बच जाता है तो आप कल की चीज़ों को लेके एडवांस में डील कर सकते हैं, कि कल आपको ज़्यादा परेशानी ना हो या बर्डन ना क्रिएट हो। मतलब कि पहले आप उस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, उस टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप 1 घंटे के अंदर कर देते हो, जो टेस्ट 2 दिन बाद होने वाला है उसका प्रिपरेशन आपने 1-2 घंटे के अंदर कर दिया, तो आपका सारा समय बच गया है। 1.5 दिन आपके पास बच गया। आधे दिन में आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली, तो आपके पास 1.5 दिन बच गया, जो कि टेस्ट 2 दिन बाद होने वाला है। तो 1.5 दिन आराम से बचा है। उस 1.5 दिन में आप वापस से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन पहले आपको अपने टेस्ट से डील करना था। ये नहीं 2 दिन आप टेस्ट में वेस्ट कर दोगे, ये भी नहीं करना। अभी समझ में आ गया हमें क्या करना है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको फ़्लो के साथ चलिए, जो चीज़ सामने पहले उससे डील कीजिए, ठीक है। ये मैं बोलना चाहूँगी। आगे की सोच के ओवर थिंकिंग लेके अपना दिमाग ख़राब ना कीजिए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के लिए कोई टाइम प्रेडिक्शन निकल के आता है तो। प्लीज़ मैंने इसका बताइए टाइम प्रोटेक्शन फिर राशि वालों के लिए। सो लेट्स सी, इन बिटवीन 21 जून एंड 20th जुलाई द चैरियट। देखो, द चैरियट की एनर्जी और द चैरियट की एनर्जी, डबल एनर्जीज आ गई ना। 1 मोर कार्ड प्लीज़।
गाइस आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया, मुझे कार्ड निकलते हुए ही एकदम से इंट्यूशन आया, विजन आ गया। कोई तो व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जिसने अपनी लाइफ के जो मोटिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उसका ठीक से टाइम टेबल, सीरीज़, किस एक सीरीज़ होती है कि किसको कब लेके चलना है, कब कौन सी चीज़ किसके बाद करनी है, कौन सी चीज़ साथ में लेके चलनी है, उस चीज़ को कोई तो है जिसने ये सब चीज़ें ढंग से फॉलो करी ही नहीं है। ओके, मतलब कि सन। ओके, सो मतलब से है, ठीक है। सो फर्स्टली लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको टाइम प्रेडिक्शन बताती हूँ। सो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आपने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट के लिए भी एसएससी की भी तैयारी करूँगी, और जो है ना मैं पुलिस की भी तैयारी करूँगी, और मैं एंट्रेंस की भी तैयारी करूँगी, और मैं जो है अपना खुद का बिज़नेस भी बनाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से बनाऊँगा, ये बना जो भी जेंडर है। ठीक है, अब आपने 4 चीज़ें सोच ली। मैं ये नहीं करी कि चारों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो कि मैंने भी बोला भी था कि 4 नाव में 4 कदम नहीं रखिए, चीज़ों को फ्लो के साथ लीजिए, 1 बाय 1 कीजिए। ठीक है, तो आपने एक वो बनाया होगा, एक क्या कहते हैं, एक तरीके का एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल तैयार किया होगा, जो सिस्टमैटिक वे में होगा। जैसे कि सुबह के टाइम आप जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वर्क करेंगे, बिज़नेस के ऊपर जो है दिमाग मारेंगे सुबह के 3 घंटे। उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे का गैप लेके उसके बाद के जो 3 घंटे हैं आप जो है अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। फिर 1 घंटे का थोड़ा गैप लेके खा पी के नहा धो के उसके बाद जो है ना फिर से आप जो है 2 घंटे एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया तो होगा कि एक दिन में आप तीनों चीज़ें कवर कर पाएँ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कर पाएँ। लेकिन क्या हुआ, आप सुबह उठे ही नहीं, आप उठे 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो वर्क करना था उसमें तो आप सो रहे थे। ठीक है, अब उठते ही आप नाश्ता पानी करने लग गए, आपको बज गए 2। ऑलमोस्ट आपको 12 से 1 घंटा लेके 1 बजे अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने बैठ जाना था, जो 4 बजे तक चलना था। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 बजे तक चलना था। लेकिन आपने क्या किया, आप नाश्ता पानी, आप 12 बजे उठे हैं और नाश्ता पानी करने में आपने 2 बजा दिए। उसके बाद आए, आप किताब खोली, एक आलस आया क्योंकि एकदम से उठ के फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती, एक आलस से आया, गर्मी लग रही है, नहाने चले गए, 2:30 बजा दिए। फिर 2:30 बजे दोपहर की भूख लगने लग गई, खाना खा लिया, 3 बजा दिए। अब आपने क्या करा, फिर आप थोड़ी सी किताब लेके बैठ गए, और जैसे ही 4 साढ़े 4 हुए आपको लगने लगा टाइम अप। जिस चीज़ में आपको 3 घंटे देने थे वहाँ पे 1 घंटा मुश्किल से दिया है आपने ठीक से। ठीक है, अब क्या है कि अब आपको आलस आ गया, अब थोड़ी सी पढ़ाई करके ना अब आपको आलस आ गया, घंटे पढ़ के अब आपको आलस आ गया। अब आपको मन नहीं करेगा कि थोड़ी देर बैठो, आप बाहर घूमने चले गए, थोड़ा मोबाइल चला लिया, फ़ोन चला लिया, किसी दोस्त का कॉल आ गया, 8 बज गए, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आलस चढ़ गया, लेट गए, कोई वेब सीरीज़ लग गई तो वहाँ इंटरेस्ट आने लग गया, बस दिन ओवर। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ये कर रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आपने शेड्यूल नहीं बनाया, आपने शेड्यूल बनाए हैं बट फॉलो खुद ही नहीं किया है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसने प्रॉपर सीरीज़ बनाई है चीज़ों को लेके, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल जो है रेडी किया है, बट उसको फॉलो नहीं किया है। मुझे नहीं पता किसके लिए आया ये। ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा आपके साथ है तो, जो लोग सुन रहे हैं। तो प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया है, और उसका जो नतीजा है वो क्या है कि जब हफ्ता बीत जाता है तो खुद पे शर्म आने लगती है कि मैंने एक भी दिन अपना रूल फॉलो नहीं करा, एक भी दिन अपना रूल फॉलो नहीं किया, फिर खुद को शर्म आने लगती है। आप एक बार अपने दिनचर्या में झांकें कि आप पूरे दिन काम में लगे तो रहते हैं, बट एक्चुअल में क्या वो इतने नेसेसरी थे? क्या वाकई में आप पूरे दिन काम में ही लगे रहे हैं? क्या आपने मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं किया, या बातचीत करने में टाइम वेस्ट नहीं किया है, या घूमने फिरने में नहीं किया? क्या वाकई में ही आपका दिन इतना ज़्यादा बिजी था, हेक्टिक था, कि आप सुबह से लेकर शाम तक फिज़िकल एफर्ट ही करते रहे, है ना, और दिमाग ही मारते रहे? क्या मतलब आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिला? एक बार अपने ध्यान से पूछिएगा। ठीक है, ये बोलना चाहती थी। ओके, सो यहाँ पे जो टाइम प्रेडिक्शन है गाइस, ओके, ठीक है, टाइम प्रेडिक्शन नोट कर लीजिएगा। जून, जुलाई, जून, लास्ट वीक ऑफ जून, लास्ट वीक ऑफ जून टू सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जून टू सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 20 डेज़ या 25 डेज़ का हिसाब निकल के आ रहा है। लास्ट वीक ऑफ जून टू सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अक्टूबर का महीना भी है। अगर इस वक्त में आपका न्यू चैप्टर शुरू नहीं होता, जो मैंने बताया, वो अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, और
होगा गर्मियों के समय ही, ये गर्मियाँ जब तक चलती रहेंगी तो उसी समय में ही होगा, ठीक है। सो मीन राशि वाले, कैसे लगी आपको ये रीडिंग? अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।